Hello students, how are you all? So welcome in the physics class. We have started the concept of friction. So yesterday we have studied the friction, that what is friction, about the static friction, then limiting friction, then kinetic or dynamic friction, in which we have studied about the sliding friction and rolling friction. At last we have studied that the rolling friction that is less than that of the sliding friction. We have given the reason that why the rolling friction that is less than that of the sliding friction, जिसमें हम लोगों ने बात की थी कि that in case of the rolling body only one point that is in a contact with the surface but its center that have the horizontal motion. So due to that reason what happens that the rolling friction that is a very less than that of a sliding friction. Only due to this reason the wheels these are made circular, so that to convert the sliding friction into the rolling friction. ठीक है, हम लोग आज बात करके चलेंगे. अब एक कंसेप्ट और किया था हम लोगों ने, देखो फ्रिक्शन के व्यू लिए थे हम लोगों ने, एक लिया था ओल्ड व्यू और एक लिया था हम लोगों ने मॉडर्न व्यू. हम लोगों ने उन चीज़ों को अब साइड में कर देना है. जितना भी अब फ्रिक्शन का कंसेप्ट लेकर के चलेंगे हम लोग, वो सारा का सारा कंसेप्ट हम लोगों ने यहाँ से लेकर के चलना है, दैट इज फ्रॉम द लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन. सो दीज लॉज यू हैव टू कीप इन योर माइंड एंड यू हैव टू गिव द कंसेप्ट ऑफ द फ्रिक्शन रिलेटेड टू दीज लॉज ओनली. ठीक है, मॉडर्न व्यू में क्या पढ़ा हम लोगों ने, ओल्ड व्यू में क्या पढ़ा हम लोगों ने, उसकी बात नहीं करेंगे हम लोग. जितना भी नया कंसेप्ट हम लोग लेकर के चलेंगे वो बात करेंगे हम लोग इसकी, दैट इज द लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन. ये लॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो यहीं से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आज. दैट इज द लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन. There are four laws of limiting friction. Four laws आपके पास दिए गए हैं. पहला लॉ आपके पास क्या होता है? First law of limiting friction states that the force of limiting friction between two bodies in contact is directly proportional to the normal reaction between the two bodies. ठीक है, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन आप लोगों के पास आएगा, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन दैट इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन. तो हमारे पास क्या होता है, ये द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन is directly proportional to the normal reaction R. ठीक है, between the two bodies in a contact. ठीक है, यहाँ पर हम लोग बात करें तो ये फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन दैट F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, नॉर्मल रिएक्शन. अब नॉर्मल रिएक्शन हमारे पास होती क्या है, जैसे मान लो हम लोगों ने किसी बॉडी को यहाँ पर रख दिया, किसी सरफेस के ऊपर रख दिया, तो हमारे पास इसका वेट एक्ट करेगा वर्टिकल डाउनवर्ड. वेट आपके पास आता है mg के बराबर. ठीक है, तो ये उतनी ही रिएक्शन आपके पास अपवर्ड डायरेक्शन में प्रोवाइड करेगा नॉर्मली. मतलब जो सरफेस के नॉर्मली एक्ट करती है उस रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग नॉर्मल रिएक्शन. जिसके ऊपर बॉडी रखी गई है उसके नॉर्मली जो रिएक्शन प्रोवाइड होता है उसको बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन. सो दिस वन दैट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. जब भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कोई ये अप्लाइड फोर्स लगा दिया हम लोगों ने,
मैक्सिमम हम लोगों ने लगाया जब तक बॉडी मूव नहीं कर रही है उस टाइम तक बॉडी दैट मीन्स एट अ रेस्ट। तो ये जो आपके पास फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन आएगा दैट इज आल्सो मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आती है आपके पास, लिमिटिंग फ्रिक्शन कल बात की थी हम लोगों ने। तो यहाँ पर अगर देखें हम लोग, क्योंकि एस दिस आर दैट इज इक्वल टू एम जी, R is equal to mg, that is the weight of the body. Generally आपके पास that P that is equal to F. It means आपके पास क्या होगा कि जो P जो है वो F के बराबर है, क्योंकि R आपके पास that is डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F के बराबर है आपके पास। तो अब क्योंकि P किसके बराबर आ गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F आपके पास आ गया, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, और R किसके बराबर आ गया, mg के बराबर। इट मींस आपके पास R जो है दैट वेरीज डायरेक्टली एज अ mg, मतलब वेट के बराबर। सो मोर इज द वेट ऑफ द बॉडी, मोर इज द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव द बॉडी। इट मींस दैट मोर फोर्स इज रिक्वायर्ड, मोर फोर्स इज रिक्वायर्ड to move the heavier body, than the lighter body। ठीक है, तो जितना ज़्यादा आपके पास किसी बॉडी का मास आएगा उतना ज़्यादा उसका वेट होगा, जितना ज़्यादा उसका वेट होगा उतना ज़्यादा क्या रहेगा आपके पास, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वहाँ पर आ रहा है। सीधी सी बात है, आप लोग किसी कार को अगर आप लोगों को धक्का देना हो तो इजीली आप लोग उसको मूव करवा सकते हो, लेकिन अगर आप लोगों के पास कोई ट्रक खड़ा है तो उसको आप लोग धक्का दो तो आप लोग सिंपली अकेले उसको जो है वो हिला नहीं पाओगे। तो रीज़न क्या है, क्योंकि मास की ही बात वहाँ पर आ गई। तो आपके पास ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, दैट इज ऑन द नॉर्मल रिएक्शन, एंड नॉर्मल रिएक्शन दैट डिपेंड ऑन द वेट ऑफ द बॉडी। सेकेंड वाला हमारे पास, सेकेंड आ गई हमारे पास डायरेक्शन से रिलेटेड। ठीक है, the force of limiting friction, the direction of force of limiting friction is always opposite to the direction in which one body is at the verge of moving over the other body। उससे अपोजिट आएगा। जैसे मान लो हमारे पास ये सरफेस है, ये कोई बॉडी आ रही है इस तरीके से। ठीक है, मैंने क्या किया, इसके ऊपर फोर्स लगा दिया इस साइड पर, ये अप्लाई। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ये बॉडी क्या है, इट इज वर्च ऑफ मूविंग इन दिस डायरेक्शन। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा इस साइड, मतलब इससे अपोजिट है। अगर मैं इस अप्लाइड फोर्स को चेंज कर दूं इस डायरेक्शन में, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आएगा इस डायरेक्शन। इसका मतलब आपके पास ये हमेशा कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करेगा। जिस डायरेक्शन में बॉडी क्या कर रही है आपके पास है, इट इज एट द वर्च ऑफ मूविंग, उससे जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आपके पास फोर्स ऑफ मूविंग फ्रिक्शन जो है वो एक्ट करेगा। जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है आपके पास, फोर्स ऑफ limiting friction between two bodies in contact is independent from the apparent area of contact। मतलब एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट से क्या हो गया आपके पास है, इट इज इंडिपेंडेंट। कब तक, एज लॉन्ग एज द नॉर्मल
दैट मीन्स कांस्टेंट। दोनों के बीच का जो नॉर्मल रिएक्शन है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा आपके पास है। तो इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द एरिया ऑफ कांटेक्ट आपके पास, ठीक है। लास्ट वन आपके पास जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है आपके पास, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, between two bodies in contact depends on the nature of surfaces in contact, मतलब उनका नेचर ऑफ मटेरियल की बात की जा रही है, ठीक है। नेचर ऑफ मटेरियल मतलब कौन से मटेरियल के हैं, एंड देयर रफनेस और स्मूथनेस। मतलब एक तो आपके पास किसके ऊपर डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल यहां पर नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ सरफेसेस इन कांटेक्ट एंड देयर रफनेस और स्मूथनेस। एक तो उनके मटेरियल के नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा और एक इसके ऊपर करेगा उनकी रफनेस के ऊपर डिपेंड करेगा। More is the roughness, more is the force of a limiting friction. Less is the roughness, मतलब smoother are the surfaces, means आपके पास less is the friction, ठीक है। जैसे हम लोग पॉलिश कर देते हैं किसी सरफेस को तो उसका फ्रिक्शन जो है आपके पास क्या होता जाता है, कम होता जाता है। तो ये लॉज है आपके पास। पहला आपके पास फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नॉर्मल रिएक्शन दैट डिपेंड ऑन द वेट एंड वेट डिपेंड ऑन द मास, ठीक है। तो जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा आपके पास फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन आ जाएगा। दूसरा आपके पास डायरेक्शन ऑफ द लिमिटिंग फ्रिक्शन दैट इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन इन विच द बॉडी टेंड्स टू मूव, या फिर आपके पास मूव करेगी तो आपके पास अपोजिट डायरेक्शन है, हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। इट मीन्स इट ऑलवेज अपोजेस द रिलेटिव मोशन, हमेशा रिलेटिव मोशन को क्या करेगा, अपोज करेगा, ठीक है। तीसरी बात आपके पास कि दैट द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन दैट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द एरिया ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द टू बॉडीज, ठीक है। और चौथा आपके पास किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉडीज इन कांटेक्ट, उनके मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा। और साथ ही साथ आपके पास किसके ऊपर डिपेंड करेगा, दैट द रफनेस और स्मूथनेस ऑफ द सरफेसेस इन कांटेक्ट, उनके ऊपर आपके पास ये डिपेंड करेगा, ठीक है। सो दीज आर द लॉज ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। हम लोग बात करेंगे अब कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, यहां से निकालेंगे। कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, अगर हम लोग बात करें यहाँ पर फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, हमने क्या किया था दैट F is directly proportional to R. Whenever we have to remove the sign of proportionality, we have to put some constant. कोई constant हम लोगों को रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर कांस्टेंट आपके पास आ जाता है म्यू आर, वेयर दिस म्यू इज नोन एज द कोएफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन।
So this mu that is equal to F upon R. यही आ गया आपके पास. So coefficient of limiting friction is coefficient of limiting friction is the ratio of force of limiting friction to the normal reaction between two bodies in contact. अब क्योंकि ये आपके पास F that is also force, R that is also force, normal reaction ये भी force हो गया, therefore this mu that is a unit mass. mu जो है आपके पास mu is unitless, इसके कोई भी यूनिट नहीं. अब mu आपके पास डिपेंड इसके ऊपर करेगा. देखो mu यहाँ से देखने से लग रहा है कि आपके पास इट इज F upon R, but it neither depend on the force of limiting friction nor depend on the normal reaction. ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा आपके पास. So mu depends on नंबर 1 आपके पास नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द सरफेसेस. नेचर ऑफ material of surfaces in contact. और दूसरा आपके पास नेचर ऑफ सरफेसेस दैट इज रफनेस ऑफ द सरफेस. ठीक है. मटेरियल की बात करें हम लोग तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. देखो हमारे पास कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि दैट जो व्हील हमारे पास आते हैं, स्टील जो है आपके पास ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है एज कंपैरिजन टू दैट ऑफ रबर. बट व्हाई द टायर्स दीज आर मेड अप ऑफ रबर नॉट ऑफ स्टील. व्हीकल में जो बने होते हैं, रीजन क्या है आपके पास दैट द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द रबर एंड द कंक्रीट इज लेस देन दैट ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन अ स्टील एंड द कंक्रीट. तो इसका मतलब क्या हो गया आपके पास कि जो स्टील है वो ज़्यादा जल्दी घिसेगी किसके साथ, कंक्रीट के साथ, इन कंपैरिजन टू द रबर. इसीलिए हमारे पास जो गाड़ियों के जो टायर हैं वो किसके बने होते हैं, रबर के बने होते हैं. ठीक है. दूसरा आपके पास क्या बने होते हैं, आपके पास द रफनेस आपके पास. तो टायर के नीचे आपके पास देखना आप लोग क्या होते हैं, ट्रेड्स बने होते हैं. इस तरीके से बनाए जाते हैं, नीचे मार्क बनाए जाते हैं ताकि ग्रिप बनाए जाते हैं. रफनेस जो है वो क्रिएट की जाती है ताकि आप लोगों के पास क्या हो, उसमें जो फ्रिक्शन जो है वो इंक्रीज किया जा सके. ठीक है. तो उसके ऊपर डिपेंड किया जाता है. अगर मैं काइनेटिक मोशन की बात करूँ, काइनेटिक फ्रिक्शन की भी बात करूँ, तो कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करें तो म्यू के लिख लूँगा. तो यहाँ पर फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन और ये नॉर्मल रिएक्शन आपके पास आ जाता है. ठीक है. तो इस तरीके से हम लोग ये कर सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट और हम लोग बात करते हैं इसकी एंगल ऑफ फ्रिक्शन. एंगल ऑफ फ्रिक्शन ध्यान से समझना है इसको थोड़ा सा. एंगल ऑफ फ्रिक्शन. देखो हमारे पास एंगल ऑफ फ्रिक्शन मैं लिख लेता हूं पहले. एंगल ऑफ फ्रिक्शन between two bodies in contact
द एंगल, कौन सा एंगल आप लोगों के पास हो गया, ठीक है, इज द एंगल विच द रिजल्टेंट ऑफ, which the resultant of force of limiting friction F and normal reaction makes with the direction of normal reaction. थोड़ा सा समझेंगे इसको, तो इसको डिनोट करते हैं हम लोग, इट इज डिनोटेड बाय थीटा. Angle of friction between two bodies in contact is defined as the angle which the resultant of force of limiting friction, किसका resultant, resultant of force of limiting friction and normal reaction, इन दोनों का जो resultant आएगा वो किसके साथ बनाएगा, makes with the direction of a normal reaction, मतलब इन दोनों का resultant जो एंगल नॉर्मल रिएक्शन के साथ बनाएगा उसी को हम लोगों ने क्या बोल दिया, दैट इज नोन एज अ एंगल ऑफ फ्रिक्शन. तो देखते हैं यहाँ पर कौन सा एंगल हो. मान लो हमारे पास हॉरिजॉन्टल सरफेस, यहाँ पर क्या कर दिया मैंने, कोई एक बॉडी रख दी है, ठीक, इसका वेट एक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में एंड और नॉर्मल रिएक्शन करती है ये है, दिस इज नॉर्मल अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है. ये पॉइंट देंगे मैंने इस तरीके से, मैंने इसके ऊपर फोर्स लगा दिया इस डायरेक्शन P अप्लाइड फोर्स, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग गया इस डायरेक्शन में F. अब इन दोनों का रिजल्टेंट किसका, ये मैंने पॉइंट ले लिया A, दिस वन इज B, तो इन दोनों का रिजल्टेंट मैं निकालूं, किसका, F और R. तो रिजल्टेंट आपके पास ये पॉइंट C है, पैरेललोग्राम कंप्लीट कर ली, तो आपके पास ये डायगोनल, दैट विल बी द रिजल्टेंट ऑफ F एंड R. सो दिस रिजल्टेंट मेक्स द एंगल विद R, नॉर्मल रिएक्शन विद द डायरेक्शन ऑफ R. दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ फ्रिक्शन. इसी एंगल को क्या बोल दिया हम लोगों ने, एंगल ऑफ फ्रिक्शन हम लोगों ने बोल दिया. सो it is the angle which the resultant of F and R makes with the direction of R is known as a angle of friction. उसी को क्या बोल दिया हम लोगों ने, एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोल दिया, ठीक है. तो रिलेशन निकालते हैं हम लोग, रिलेशन बिटवीन म्यू एंड थीटा, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन, दोनों के बीच में एंगल निकाल लेते हैं हम लोग. सो हम लोग देखें इन ट्रायंगल, कौन सी, OAC, tan ऑफ थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, AC अपॉन OB, AC OB के बराबर है अपॉन OA. सो tan ऑफ थीटा दैट इज इक्वल टू, OB है F के बराबर और OA है R के. F अपॉन R किसके बराबर है, म्यू के बराबर.
तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज म्यू इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा। दिस वन इज द रिलेशन बिटवीन द एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये आपके पास रिलेशन है। नेक्स्ट वन आपके पास आता है एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ स्लाइडिंग। एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ स्लाइडिंग, इसको भी देखते हैं हम लोग क्या है। एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ स्लाइडिंग। अब ध्यान से समझना बेटा, it is the minimum angle of inclination of a plane with the horizontal such that a body placed on it just begins to slide down। मतलब इसके ऊपर कोई बॉडी रखी है, कम से कम एंगल इस तरीके से हमारे पास, जैसे मान लो ये है कोई इस तरीके से हॉरिजॉन्टल के साथ इस तरीके से एंगल है कम से कम, ताकि इसके ऊपर जो बॉडी रखी है वो स्लाइड करना, जस्ट बिगिंस टू स्लाइड, मतलब इट इज एट द वर्स्ट टू स्लाइड डाउन। तो उस एंगल को जो हॉरिजॉन्टल के साथ बना है उसको क्या बोल दिया हम लोगों ने, दैट इज नोन एज अ एंगल ऑफ अ रिपोज, हम लोगों ने उसको बोल दिया। ठीक है, सो it is the minimum angle of inclination of a plane with the horizontal, with the horizontal such that a body placed on the plane just begins to slide down, just begins to slide, मतलब इट इज एट द वर्स्ट टू स्लाइड डाउन। मतलब हम लोग ऐसा भी बोलते हैं कि नीचे आ ही जाएगी, इट इज एट द वर्स्ट टू स्लाइड डाउन। तो इसको डिनोट करेंगे हम लोग, इट इज डिनोटेड बाय अल्फा, अल्फा से हम लोग इसको डिनोट करेंगे। ठीक है, मान लो हमारे पास कोई प्लेन ए बी that is inclined at angle of repose alpha such that a body of mass m, ये मैंने इसके ऊपर रख दी इस तरीके से, that just begins to slide down। ये A B मैंने तो प्लेन मान लिया, ये C मैंने तो पॉइंट। ठीक है, इट जस्ट बिगिंस टू स्लाइड डाउन, ये C का करना बेटा इसको। तो हम लोग इसके लिए रिलेशन निकालेंगे, तो रिलेशन निकालते हैं एंगल ऑफ स्लाइडिंग के लिए। मान लो हमारे पास लेट a body of mass, let a body of mass m is placed on plane AB inclined at angle of repose
इन्वॉल्व होंगे, ठीक है, उनकी बात करते हैं हम लोग। सो वेरियस फोर्सेस इन्वॉल्व। पहली बात, हमारे पास जो वेट है बॉडी का वो हमेशा एक्ट करता है वर्टिकल डाउनवर्ड, सीधा ऐसे वेट एक्ट कर गया इस तरीके से नीचे। सो नंबर 1, वेट mg acts vertical downward। दूसरा, इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगेगी, वो इस सरफेस के जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर लगेगी। नॉर्मल हमेशा जिस भी सरफेस के ऊपर बॉडी रखी गई होगी उसके परपेंडिकुलर लगेगी। तो इसके परपेंडिकुलर ऐसे बनाना है, ए बी के परपेंडिकुलर बनाना है बेटा आपको, इस तरीके से ऐसे। इसको मैं ऐसे पूछ सकता हूँ, इससे अपोजिट बिल्कुल। ये एम जी इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है, आर जो है ये इसके परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल भी आपके पास इसी के बराबर। ध्यान दें, ये एंगल और ये एंगल दोनों हमेशा बराबर रहते हैं। जितना एंगल यहाँ लिखोगे उतना ही यहाँ पर लिखोगे आपको, ये ध्यान रखना हमेशा। सो सेकंड वन, नॉर्मल रिएक्शन आर, ठीक है, परपेंडिकुलर टू ए बी। अब क्योंकि इट इज एट द फर्स्ट मूविंग इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा कौन सी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन। ये आ गया फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि ये इस साइड को है, इट इज एट द फर्स्ट मूव इन दिस डायरेक्शन, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इस साइड को आ गया। सो थर्ड वन, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F, ठीक है, कौन से डायरेक्शन में लग गया आपके पास है, दैट इज अलोंग ए बी आपके पास, ठीक है, एक्टिंग अप द प्लेन ए बी, एक्टिंग अप द प्लेन ए बी, इस। अब मैं इसको रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में तोड़ दूं एम जी को। सो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स of mg, rectangular components of mg are, देखो इस साइड को आएगा, क्योंकि अल्फा इस साइड के साथ बन रहा है, तो यहाँ पर आएगा cos थीटा लगता है, तो ये आएगा cos ऑफ अल्फा इस साइड को। तो ये आ गया आपके पास, पहला आ गया एम जी कॉस अल्फा अपोजिट टू आर, एंड दूसरा इसके परपेंडिकुलर आएगा, तो ये बीच में रहना चाहिए जिसको तोड़ा है हम लोगों ने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, इसके परपेंडिकुलर इस साइड को आएगा आपके पास, दैट इज एम जी साइन अल्फा। एंगल है इसके साथ, उसके साथ कॉस अल्फा, और जो परपेंडिकुलर आएगा दूसरा उसके साथ साइन लगाते हैं हम लोग, तो क्या गया साइन अल्फा, एम जी साइन अल्फा क्या जाएगा आपके पास, अपोजिट टू है, अपोजिट टू है। अब अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है, किसी भी साइड को मूव नहीं करती है, इट इज एट द वर्स्ट मूव, सो इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, इन इक्विलिब्रियम की कंडीशन में देखो ना, तो बॉडी नीचे जा रही है ना ऊपर जा रही है, मीन्स आर बैलेंस इज दिस कंपोनेंट, सो आर इज इक्वल टू एम जी क्रॉस ऑफ अल्फा नंबर। अब ना बॉडी इस साइड को जा रही है ना इस साइड को, इसका मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट बैलेंस इज दिस कंपोनेंट, सो एफ
डिवाइडिंग कौन सा 2/1 डिवाइडिंग 2/1 so f upon r is equal to mg sin of alpha upon mg cos of alpha mg से mg cancel out sin alpha over cos alpha that is equal to tan of alpha f upon r that is equal to mu so mu that is equal to tan of alpha ये क्वेश्चन आपके पास आ गया किसके लिए दिस इज अ रिलेशन बिटवीन द कोएफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोर्स ठीक है हम लोग बात करें अगर रिलेशन निकालने चले इसके बीच में यहाँ पर रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड थीटा एंगल ऑफ रिपोज एंड एंगल ऑफ फ्रिक्शन देखो हमने किया था दैट म्यू इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा अगेन म्यू इज इक्वल टू tan ऑफ अल्फा दोनों निकाल दिया तो दोनों किसके बराबर हैं कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के बराबर हैं तो हम लोग लिख सकते हैं दैट tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ अल्फा तो हम लोग लिख सकते हैं दैट इज अ थीटा दैट इज इक्वल टू अल्फा के मतलब एंगल ऑफ फ्रिक्शन दैट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज के बराबर ठीक है नेक्स्ट वन अगर हम लोग बात करें दैट इज एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी डाउन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन अब मैं तोड़ता नहीं सिखाऊंगा आप लोगों को फिर भी हम लोग करेंगे इसको डायरेक्टली करेंगे लिखूंगा नहीं ये सारी चीज़ें सो एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी डाउन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन डाउन अ रफ inclined ठीक इसको निकालेंगे एक्सेलरेशन निकालते हैं बॉडी में कितना आता है अब एक्सेलरेशन बॉडी में तभी आएगा व्हेन द बॉडी दैट इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ग्रेटर देन द एंगल ऑफ रिपोज ठीक है तो मान लो हमारे पास लेट a body of mass m is placed on a plane inclined at angle theta with horizontal greater than angle of repose ठीक है एंगल ऑफ स्लाइडिंग से जा लेट इट स्लाइड्स डाउन with acceleration a as shown in the figure जैसा कि दिखाया गया तो हमारे पास ये देखते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल मान लिया यहाँ पर ये कोई प्लेन मान लेंगे हम लोग
थीटा होना है। मान किसी बॉडी को यहाँ पर रख दिया हम लोगों ने, अब हम लोग अगर देखें द वेट ऑफ द बॉडी दैट एक्ट्स वर्टिकल डाउनवर्ड, बिल्कुल ऐसे एक्ट कर जाएगा वेट, एंड नॉर्मल रिएक्शन इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर आर, और यहां से आपके पास ये एंगल, दिस एंगल इज आल्सो थीटा। अब क्योंकि बॉडी इसके कंपोनेंट हो मैं mg के, तो mg के इस साइड को आगे mg cos ऑफ थीटा, और इस साइड को आपके पास कौन सा आ गया, दैट इज mg sin थीटा। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, बॉडी नीचे की तरफ को जा रही है तो इस साइड को फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा। अब बॉडी ये दोनों बराबर नहीं है क्योंकि बॉडी एक्सेलरेट कर रही है इस साइड को, इट मींस इसके ऊपर एक फोर्स जो है वो एक्ट कर रहा है इस टाइम से, क्योंकि बॉडी क्या हो रही है, एक्सेलरेट। ठीक है, सो फ्रॉम डायग्राम ध्यान दें, जब भी आपके पास बॉडी एक्सेलरेट करती है तो अनबैलेंस्ड फोर्स लगता है, तो अनबैलेंस्ड, क्योंकि ये दोनों तो आपके पास क्या कर रहे हैं भाई, बैलेंस करेंगे तो या तो ये ज़्यादा हो आपके पास, तो वो फोर्स मान लिया हम लोगों ने कि जो एक्स्ट्रा फोर्स है आपके पास वो किसके बराबर है, F के बराबर है। दैट रिजल्टेंट फोर्स, दैट इज द दिस फोर्स, दैट इज द रिजल्टेंट ऑफ दिस फोर्स एंड दिस फोर्स, इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा ये फोर्स आपके पास। ठीक है, वो उसी की वजह से एक्सेलरेशन आ रहा है। तो फ्रॉम द डायग्राम, क्योंकि अब ना तो बॉडी ऊपर जा रही है तो नीचे आ रही है, इसका मतलब आर बैलेंस दिस कंपोनेंट, सो आर इज इक्वल टू इसके बराबर आ रहा है आपके पास, दैट इज इक्वल टू mg cos ऑफ थीटा। दिस इज नंबर 1। दूसरी बात आपके पास द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इसके बाद सॉरी दिस वन अप्लाइड, जो फोर्स आपके पास F इज इक्वल टू किसके बराबर, mg sin थीटा माइनस आई, इन दोनों का रिजल्टेंट हुआ ये, जिसके साथ नीचे की तरफ को जा रहा है। सो एज दिस F इज इक्वल टू m into a मास इनटू एक्सेलरेशन, एंड दिस फोर्स, क्योंकि हमें पता है म्यू इज इक्वल टू F अपॉन r, सो F इज इक्वल टू किसके बराबर, म्यू r के बराबर, यहां से। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन क्या गया, m into a is equal to mg sin theta minus mu r, यूजिंग 1 को यूज कर दो, r की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यूजिंग 1 क्या गया हमारे पास, m a is equal to mg sin थीटा माइनस म्यू, आर की वैल्यू रख दो mg cos ऑफ थीटा, ये रखें। m की बेटा कॉमन निकाल दो, सो m a इज इक्वल टू mg इंटू साइन थीटा माइनस म्यू cos ऑफ थीटा, m से m कैंसिल आउट, सो a दैट इज इक्वल टू g इंटू sin theta minus mu cos of theta. This one is the acceleration. Clearly the value of this a that is less than that of g. So a that is less than that of g. मतलब जो acceleration आएगा बॉडी में that is less than that of the acceleration due to gravity. तो ये हमारे पास acceleration
नेक्स्ट वन करते हैं हम लोग वर्क डन इन मूविंग द बॉडी ओवर अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। Work done in moving a body work done in moving a body over a rough horizontal surface। वर्क डन निकालना है। मान लो हमारे पास लेट अ बॉडी ऑफ मास एंड इज मूव्ड फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी ऑन the rough horizontal surface without acceleration, it means that the applied force that is equal to the force of friction, मतलब applied force that only counterbalances the force of friction। तो ये हमारे पास आ गई कंडीशन। ये सरफेस हम लोगों ने मान लिया, यहां पर मान ली ये बॉडी, इसको इस पॉइंट पर लेंगे, ये पॉइंट भी मान लिया हम लोग। यहां पर देखें अगर हम लोग इसका वेट ऐड कर दिया नीचे की तरफ को mg और नॉर्मल रिएक्शन ये r, दिस इज पॉइंट ए और यहाँ पर पॉइंट आपके पास है बी, और सच दैट दिस ए बी दैट इज इक्वल टू एस। ये डिस्टेंस मान ली हम लोगों ने एस। मान लो पी जो है इसके ऊपर फोर्स लगाया हम लोगों ने इस साइड को कांस्टेंट, और ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आ गया F। इस तरीके से हम लोग इसको मूव करते हैं, ठीक है। सो फ्रॉम द डायग्राम बॉडी भाई ना नीचे ना ऊपर किसी भी साइड को उछल नहीं रही है, तो नॉर्मल रिएक्शन दैट बैलेंसेस द वेट, सो R is equal to mg। Now let P be the applied force. So this P that is equal to force of friction। अब F जो है वो म्यू आर के बराबर है, चलो कोई बात नहीं, वो बाद में देखते हैं, ठीक है। सो F that is equal to म्यू आर, ठीक है। So P that is equal to इसके बराबर म्यू आर। Using this one equation, so P that is equal to म्यू आर किसके बराबर आ गया mg। So if S is the displacement, then work done W that is equal to P into S के बराबर। So this work done that is equal to mu mg into s। So this one is the work done to move the body over the horizontal surface to a distance s। एक और निकालते हैं that work done in moving a body up a rough inclined plane। Work done in moving a body up a rough inclined plane। यहाँ पर भी विदाउट
लेंगे यहाँ पर। ठीक, मान लो हमारे पास लेट a body of mass m has to be moved up a rough plane inclined at angle theta with horizontal without acceleration, It means जो फोर्स अप्लाइड होगा वो दैट शुड काउंटरबैलेंस द अदर फोर्सेस। सो एज शोन इन द फिगर, यहाँ पर देखते हैं हम लोग A, B, this is C, this is angle theta। यहाँ पर किसी बॉडी को रख दिया हमने, ये ठीक है। अब इसका वेट एक्ट करेगा वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन mg, नॉर्मल रिएक्शन इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर, और इसको मैंने ये आर आपके पास, इट शुड बी परपेंडिकुलर टू ए बी, नॉर्मल रिएक्शन। ये एंगल किसके बराबर रहेगा, थीटा। यहाँ पर आपके पास है एम जी कॉस ऑफ थीटा, और इस साइड को कंपोनेंट ये टूट गया जिसके बराबर एम जी साइन थीटा। अब फोर्स मैंने लगा दिया यहाँ पर पी फोर्स, अप्लाइड फोर्स पी, इस साइड ऊपर की तरफ को ले जाए। अब बॉडी जा रही है ऊपर की तरफ को, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट करेगा अपोजिट डायरेक्शन में, ध्यान रखना है, इस साइड पर करेगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इस साइड को नहीं करेगा बेटा, इस साइड को, जिस साइड को बॉडी कर रही है उससे जा रही है उससे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो आपके पास एक्ट करेगा। ठीक है, सो लेट P be the applied force, ये हमारे पास अप्लाइड फोर्स। सो फ्रॉम डायग्राम, हम लोग देखें अगर R balances this component of the weight, so R is equal to mg cos of theta, नंबर 1। क्योंकि P that also balances this component, बॉडी विदाउट एक्सेलरेशन जा रही है, तो हमारे पास P that is equal to किसके बराबर, तो mg sin थीटा प्लस दिस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, दोनों को बैलेंस कर रहा है तभी कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। कम से कम इन दोनों फोर्सेस के बराबर ये फोर्स जो है वो लगना चाहिए। सो दैट इज इक्वल टू mg sin थीटा प्लस f। नाउ f की बात करें हम लोग, म्यू इज इक्वल टू f अपॉन r, दिस इंप्लाइज दैट f इज इक्वल टू म्यू r के बराबर है। सो p इज इक्वल टू mg sin theta plus mu r, using what? Using what? r की वैल्यू यहाँ से रखते हैं। सो p that is equal to mg sin theta plus mu mg cos theta,
इक्वल टू एम जी में बाहर ले लो साइन थीटा प्लस म्यू cos theta. This is the minimum force that is required to move the body up incline the plane. So let f as be the distance or displacement moved by the body through which the body is moved. तो हमारे पास वर्क डन to move the body, that is W is equal to P into S. तो P आपके पास ये है, so this work done W that is equal to mg sin theta plus mu cos theta into S. So this is the work done to move a body. कहाँ तक आपके पास अप और अप इंक्लाइंड प्लेन. तो इस तरीके से बेटा इन कंपोनेंट्स को आप लोगों ने इस तरह के आर्टिकल्स जो हैं वो सीखने हैं. आज के लिए आप लोगों के पास ये इतना ही है, आप लोगों ने इतना ही ये काम करना है. सो अच्छे से इन चीज़ों को सीखना आप लोगों ने ट्राई करनी है, इन डायग्राम्स को सीखने की और कंपोनेंट्स में तोड़ने की आप लोगों ने कोशिश करनी है. ठीक है, क्वेश्चंस को इनको आप लोगों ने जो आर्टिकल्स हैं इनको बार बार लिख करके रफ नोटबुक के ऊपर आप लोगों ने बार बार जो है प्रैक्टिस करनी है. नहीं समझ में आएंगे फिर से आप लोगों ने पूछना है इनको. ठीक है, और इनको एक बार अच्छे से रिवाइज करना है आप लोगों ने. ठीक है, सो हैव अ नाइस डे.